गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जियो में हमने जो है 6 लेसन स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो टॉपिक हमने कंटिन्यू किया हुआ है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रीड किए थे, लाइक हाउस होल्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में रीड किया, स्मॉल स्केल के बारे में रीड किया, इसमें जो है डिफरेंस देखा स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ ऑपरेशन है या नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है, एंड क्लासिफिकेशन बाय आउटपुट्स है, क्लासिफिकेशन बाय इनपुट्स। एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्री का वो हम रीड करेंगे। इंडस्ट्रीज़ आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 3 क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ओनरशिप। मीन्स कि ओनरशिप के बेसिस पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सेकेंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, एंड थर्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। व्हेन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इज़ इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। जब जो इंडस्ट्री की ओनरशिप है या फिर जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करता है इंडस्ट्री को, वो किसके हैंड में हो, स्टेट के हैंड में, तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। मीन्स कि जब स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है इंडस्ट्री को तो उसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोला जाता है। द स्टेट एस्टेब्लिशेज एंड रन्स दीज यूनिट्स। जो स्टेट है वो एस्टेब्लिश करता है इन यूनिट्स को और वही जो है उन्हें रन करता है। उसके बाद हम रीड करेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट बॉडी बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट मीन्स प्राइवेटली। अब जैसे कि इसमें क्या है, जो इंडस्ट्रीज ओन्ड या तो जैसे उनके ओनरशिप या फिर जो मैनेजमेंट होती है वो कौन हो, इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल हो या फिर कॉर्पोरेट बॉडी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर। Individuals invest their own capital to establish these industries and they manage them as private enterprise. जो individuals होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, ओके, और वो खुद ही उसे मैनेज करते हैं। अब जैसे पब्लिक में क्या था, स्टेट के हाथों में था सब, और प्राइवेट में क्या है, इंडिविजुअल के हाथों में है। थर्ड में हम रीड करेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एन इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज जॉइंटली बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इनिशिएटिव्स फॉल्स इन द जॉइंट सेक्टर। इन दोनों का मिक्सचर है जिसमें पब्लिक का भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है और प्राइवेट का भी पार्टिसिपेशन होता है। उसको नाम क्या दे दिया गया, जॉइंट। पब्लिक स्टेट के अंडर होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर होता है, और जॉइंट जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अंडर होता है। क्लियर। उसके बाद हम रीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। रीजन्स मतलब क्षेत्र। These regions are based on heavy industries. Such industries are often located near the source of coal because it is an important source of energy. मतलब ये जो रीजन्स हैं किन पर बेस्ड होते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर होती हैं, और ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, जहाँ पर इनका सोर्स जो है, कोयल का सोर्स जो है पास में होता है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इनके लिए ज़रूरी मानी जाती है। इट इज़ अ हैवी कमोडिटी एंड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। और ये हैवी होते हैं, जो चीज़ें होती हैं ये हैवी होती हैं और काफ़ी दूरी मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ये ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते। एज सच कोयल एक्ट्स एज अ मैग्नेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। सच इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्शन। मतलब ये आपको एग्जांपल्स दे दिए गए ऐसी इंडस्ट्रीज़ के। दीज इंडस्ट्रीज आर नाउ नोन एज स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को क्या बोला जाता है, स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स कैन बी रिकोगनाइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रीजन्स के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं। फर्स्ट है हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा जो है प्रपोर्शन होता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में। हाई डेंसिटी हाउसिंग ऑफन ऑफ इन्फीरियर टाइप एंड पुअर सर्विसेज। यहाँ पर जो हाई डेंसिटी हाउसिंग होती हैं ऑफन ऑफ इन्फीरियर टाइप, मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी हाउसिंग है वो इन्फीरियर टाइप होती है, या पुअर, इनकी जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी पुअर होती हैं। अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, वेस्ट, हीप्स एंड सो ऑन। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो अनअट्रैक्टिव होता है, अच्छा नहीं होता, जैसे कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वेस्ट ज़्यादा बचता है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन एंड डेरिलिक्ट
लैंड एरियाज कोज्ड बाय क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ अ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड। अगर यहाँ पर जो डिमांड है वो कम होती है तो क्या हो जाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट या एमिग्रेशन, मतलब लोग जो है एक दूसरी जगह पर माइग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, द रूहर कोयल फील्ड ऑफ जर्मनी। इसमें आपको जर्मनी का एक कोयल फील्ड के बारे में बताया गया है। दिस रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम्स। ये जो है इंडस्ट्रियल रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है जर्मनी का। कोयल एज वेल एज आयरन एंड स्टील कंप्राइज्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन। और बैकबोन मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीजन की जो बैकबोन मानी गई है वो क्या है, आयरन एंड स्टील एंड कोयल, इनको जो है बैकबोन माना जाता है इन रीजन्स का। हावेवर इंडस्ट्री स्टार्टेड श्रिंकिंग एज इट्स डिमांड फॉर कोयल डिक्लाइंड। जैसे कि मतलब इन रीजन्स में अगर कोयल की जो डिमांड है जैसे कम होती जा रही थी तो क्या हो गया, ये जो इंडस्ट्री है वो श्रिंकिंग, वो भी कम होनी शुरू हो गई, उसकी वैल्यू भी कम होनी शुरू हो गई। इवन आफ्टर द आयरन और रिजर्व्स वर एग्जॉस्टेड द इंडस्ट्री सर्वाइव्ड बाय यूजिंग इंपोर्टेड कोयल ब्रोट बाय वाटरवेज टू द रूहर। मतलब कि जब आयरन रिजर्व जो है वो कम होने शुरू हो, एग्जॉस्ट होने शुरू हो गए थे, कम होने शुरू हो गए थे, तो इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, कोयल को इम्पोर्ट करवाना शुरू कर दिया, किसके थ्रू, वाटरवेज के थ्रू। Okay, the significance of Ruhr region can be judged from the fact that it accounts for about 80% of Germany's total steel production। इसमें आपको रूहर रीजन की सिग्निफिकेंस इस तरीके से जज करने के लिए बोली गई है कि जो 80% है जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन, जर्मनी का टोटल स्टील प्रोडक्शन का यहाँ पर 80% आपको देखने को मिल जाएगा। However, there had been some outstanding changes in the industrial structure of this region which have led to the decay of some areas. Problems of industrial waste and environmental pollution have assumed अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। मतलब कि इन रीजन्स में क्या होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रीड किया था, पोल्यूशन भी होता है और वेस्ट जो मटेरियल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बचता है। ओके, एंड फ्यूचर प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस रीजन डिपेंड्स मोर ऑन न्यू इंडस्ट्रीज लाइक ओपेल, कार असेंबली प्लांट, न्यू केमिकल प्लांट्स and universities etc rather than on coal and steel for which it remained famous for long time। मतलब इसमें क्या है कि जो फ्यूचर प्रोस्पेरिटी है इन रीजन्स की वो डिपेंड करती है न्यू इंडस्ट्रीज़ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बताए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर कोयल फील्ड ऑफ जर्मनी के बारे में रीड किया था, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में रीड किया, एंड क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनके बारे में रीड किया। तो आपने जितनी भी इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई जो किया गया है डिफरेंट बेसिस पर, तो आपने अच्छे से लर्न करना है और उसमें डिफरेंस देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। कल जो है हम आगे रीड करेंगे, फ़िलहाल आपने इस लेसन को इतना अच्छे से रीड करना और जितने भी डाउट्स हैं आपने क्लियर करते जाने हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।